ईमान को बार बार आजमाऊंगा, अल्लाह कुरान शरीफ में हमें कहता है। वो क्यों कहता है? वो आपके ईमान को आजमाता है मजबूत करने के लिए। जब आप एक मुश्किल वक्त से निकलते हैं आप और मजबूत हो जाते हैं। अल्लाह ने एक इंसान को एक ऐसा चीज, एक ऐसा उसका जो सबसे बड़ी जो उसकी मखलूक है, अशरफुल मखलूकात, उसको जो अल्लाह ने बनाया है, उसके अंदर उसने एक कंडीशन लगा दी है कि अगर आपने बड़ा इंसान बनना है तो मुश्किल वक्त का सामना करो, रेजिस्टेंस के साथ जाओ। जिस्म हमारा ये है, जिस्म को हम भारी वेट उठाते हैं, जिस्म तकड़ा हो जाता है। ज़हन को जितना हम आजमाएंगे और आजमाइशों में डालेंगे, सबसे बड़ा जो पावर हाउस है वो हमारा ज़हन है, वो और तकड़ा हो जाता है, इंसान तकड़ा हो जाता है। पार्टी भी तब तकड़ी होती है जब वो मुश्किल वक्त से निकलती है। आपने किसी को तबाह करना है तो उसको आराम की जिंदगी दे दो, वो तबाह हो जाता है, डिके कर जाता है इंसान। तो मैं अपनी पार्टी को आज खराज तहसीन पेश करता हूं कि आप इस मुश्किल वक्त से निकले। बड़े मुझे इंडिविजुअल MNAs का पता है कि उन्होंने कितनी कोशिश की यहां पहुंचने के लिए, आज इस वोट के लिए। तो मैं और मुझे कईयों की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं आप सबका आज शुक्रिया अदा करता हूं। आज मैं अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ भी, और जो मेरी आवाम आज ये देख रही है, मैं उसके सामने जो बात रखना चाहता हूं वो ये कि देखें, हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि ये पाकिस्तान क्यों बना था। वो एक अंग्रेजी का एक फ्रेज है कि नेशंस विदाउट अ विजन डाई। कौम का जब अपना मकसद अपने नजरिए से पीछे हटती है, मर जाती है कौम। कौम में किसी मकसद के लिए बनती है। हम अपने वो जब तक वो पता नहीं हमें, हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, खुद हम जो आज लीडरशिप है, मेरा गलती से हाथ इधर चला गया, इधर तो इधर की लीडरशिप मैं कह रहा हूं, जो हमारी लीडरशिप है उसको पता होना चाहिए कि ये बहुत बड़ा अजीम ख्वाब था पाकिस्तान का। इलामा इकबाल को नहीं पता था कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो आज जिस तरह हमारे 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रह जाएंगे, तो वो तो सारे पाकिस्तान में नहीं आ सकते थे। तो इलामा इकबाल का क्या वजह थी पाकिस्तान बना ख्वाब देखने की? उनकी वजह यह थी कि हमने एक दुनिया को मिसाल देनी थी, कि असल में एक मॉडल बनाना था कि असल में एक इस्लामी रियासत क्या होती है। और वो बेस किसके ऊपर कर रहे थे? पाकिस्तान की इस्लामी फलाई रियासत जो हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना की रियासत, जो उनकी सुन्नत थी, जो दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनी थी, जिसमें बहुत बड़े बड़े मॉडर्न, जो आज के प्रिंसिपल्स, वो प्रिंसिपल्स तय किए गए थे, वो रियासत बनी थी। और वो रियासत एक मॉडल ऐसा था कि उसके बाद एक जिनको कोई जानता ही नहीं था, एक कौम, एक अरब कबीलों में तकसीम हुई कौम जिसकी हैसियत ही कोई नहीं थी, उन असूलों के ऊपर चलते हुए ये दुनिया की तारीख का मौजज़ा है जो हुआ उसके बाद। ये मैंने शफकत महमूद को कहा भी है कि हमारे बच्चों को हर स्कूल, चाहे वो इंग्लिश मीडियम, चाहे उर्दू मीडियम, चाहे दीनी मदरसे, सबको 8, 7, 8 और 9 क्लासेस में बकायदा सब्जेक्ट पढ़ाएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी थी और जो मदीना में किया वो क्या थी। ताकि उनको पता चले कि इस मुल्क का मकसद क्या था। बड़े लोग जो पाकिस्तान नहीं चाहते थे वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि
पाकिस्तान तो बन गया, तो आपने तबाह, जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए उनको आपने सेकंड क्लास सिटीजन बना के छोड़ दिया है। आज बेचारे मुसलमानों से क्या हो रहा है वहां? तो वो लोग कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो मुसलमानों की ज्यादा ताकत होनी थी। एक हिंदुस्तान में इस तरह मुसलमानों का बुरा हाल नहीं होना था जो आज है। ये एक आर्ग्यूमेंट दी जाती है। और अगर हम पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए बना था, अगर हम उधर नहीं लेके जाएंगे तो वो ठीक कह रहे हैं। ये तो नहीं था कि वहां टाटा बिरला थे जो अरबोपति और यहां ये शरीफ और जरदारी अरबोपति बन जाए, इसलिए तो नहीं पाकिस्तान बना था। ये एक बड़ी हमें रियलाइन करना चाहिए अपने नजरिए की तरफ। हमें अपना रुख चेंज करना चाहिए वापस कि ये बड़ा अजीम ख्वाब था पाकिस्तान का। और वो जो तारीख थी, वो जो असूल उन्होंने सेटअप किए, जिन लोगों की हैसियत ही नहीं थी, ये तारीख का हिस्सा है कि उसके बाद उन्होंने देखते देखते 15, 20, 30 सालों के अंदर दुनिया की इमामत की। सिर्फ इमामत ही नहीं कि वो तो मंगोलियों ने भी दुनिया बड़ी जल्दी से फतह कर ली थी। चंगेज खान ने भी बड़ी जल्दी उसकी फौजों ने फतह कर ली थी। 100 साल के बाद वो खत्म हो गए थे। उन्होंने एक दुनिया की अजीम सिविलाइजेशन, जो टॉप साइंटिस्ट थे, सारे दुनिया के टॉप साइंसदान, एक अजीम कल्चर। और सबसे बड़ी बात जो मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने एक मॉरल स्टैंडर्ड सेट की दुनिया में। जब मुसलमान गए इंडोनेशिया और मलेशिया, वहां तो कोई मुसलमान की फौज नहीं गई, वहां तो कोई तलवारों से नहीं फतह किया। मुसलमान ताजरों का वहां किरदार देख के लोग हैरान हो गए कि ये कौन लोग आए हैं जो बिल्कुल उनकी मोरालिटी ऐसी, ना वो कोई दगाबाजी करते थे, ना वो कोई धोखा देते थे, अपनी जुबान पे खड़े हो जाते थे। लोग उनसे इंप्रेस हो गए कि कौन सी कौम है। देखिए, इस्लाम हम गलत फहमी में हैं, ये समझते हैं कि जी तलवार से इस्लाम फैला था। इस्लाम फैला था कि वो एक इंसान के कैरेक्टर को रिफॉर्म करने आया था। हम जब अल्लाह से मांगते हैं, हम नमाज में एक ही चीज मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो गलत तबाही के रास्ते पे चले गए। सिर्फ नमाज में हम ये चीज मांगते हैं, हर रोज हम पढ़ के ये मांगते हैं। ये दो रास्ते हैं, एक है तबाही का रास्ता, एक है अजमत का रास्ता। नेमतें किसको बख्शी? अल्लाह के पैगंबरों को। और जो दुनिया का सबसे अजीम इंसान, जो दुनिया का सबसे अजीम लीडर, जिसको अल्लाह ने सबसे ज्यादा नेमतें बख्शी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना कभी इस तरह का इंसान आया, ना कभी आ सकता है। तो हमें रास्ता बताया कि एक उनका रास्ता है और एक दूसरा रास्ता है, तबाही का रास्ता है। और वो जो उनके रास्ते पे चलता गया, वो एक अजीम इंसान बनता गया। एक किताब है, मैं अपने लोगों को रिकमेंड भी करता हूं कि दी अरब कॉन्क्वेस्ट, वो पढ़ने वाली किताब है। उसमें बताते हैं कि जब मुसलमान एकदम देखते देखते दुनिया में फैल गए, तो कोई एक आदमी नहीं था। एक तो बड़े अजीम सिपा सलार था खालिद बिन वलीद, लेकिन वो जो भी बनता था वो जनरल अजीम बन जाता था। वो उस किताब के अंदर लिखी अंग्रेज ने है। वो कहते हैं इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये कैसे सारी दुनिया पे छा गए। ना इनके पास कोई लेटेस्ट वेपन्स थे, एक तरफ रोमन्स थे, दूसरी तरफ पर्शियंस थे, वो तो सुपर पावर्स थे, हथियार तो उनके पास थे। ना इनके पास हथियार, नंबर्स में भी वो ज्यादा थे, उनकी फौजें भी ज्यादा थी, लेकिन वो सारी दुनिया पे फैल गए और एक ऐसा सिविलाइजेशन बना कि ज्यादातर तो मुसलमान नहीं थे, वो भी उनको मानते थे, क्योंकि उनकी इखलाकियात, उनका अदल और इंसाफ का निजाम, उनका कैरेक्टर, उसकी वजह से लोग आए हैं। यहां जो हिंदुस्तान में इस्लाम फैला है, ये हमारे जो बड़े बड़े बुजुर्ग थे, दाता साहब, बुल्ले शाह, निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद, ये लोग थे।
इनको लोग देख के, इनके किरदार से, इनके इंटेलेक्ट, इंसानियत से लोग मुसलमान हुए। तो हम आज, मैं जो ये सेनेट इलेक्शन हुआ है, मैं अपनी कौम को यहां, यानी मुझे शर्मिंदगी होती है स्पीकर साहब कि हम वो किधर वो ख्वाब और किधर बकरा मंडी बनी हुई है एक लोगों को खरीदने के लिए, और सबके सामने। यानी हमें 1 महीने से पता था कि पैसा जमा किया जा रहा है इस सेनेट इलेक्शन में, और मुझे हैरत हुई कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी ये तो पता नहीं कोई हम आजाद इंस्टीट्यूशन है, या मैं उनकी कोई आजादी के ऊपर ले रहा था, या जी बड़ा जबरदस्त इलेक्शन। अच्छा, कहते जी बड़ा अच्छा इलेक्शन करवाया है। ये मुझे और इससे तो मुझे और सदमा हुआ है कि अगर ये इलेक्शन अच्छा आपने करवाया है तो पता नहीं बुरा इलेक्शन क्या होता है। स्पीकर साहब, ये देखें, मुझे ये अफसोस ये होता है कि हम एक चीज समझते नहीं है। हम कहते हैं ना जी हमारे माशी हालात बहुत बुरे हैं। देखिए जी, हमारी डेफिसिट थे, ये हमारे करंट अकाउंट, ये जो भी हम कहते हैं, कर्जे चढ़े हुए हैं। ये जो कर्जे चढ़े हुए हैं ये एक बीमारी के सिम्टम्स हैं। बीमारी कुछ और है। इखलाकी तौर पे हमारी कौम को तबाह किया है, फिर माशी तबाही आती है। आज मुझे एक मुल्क का बता दें जिसकी इखलाकियात ऊपर हो, जिनके मॉरल स्टैंडर्ड्स ऊपर हो और वो गरीब हो। एक मुल्क मुझे बता दें, और कोई मुल्क मुझे बता दें जितना मर्जी पैसा हो, वसाइल हो, सब कुछ हो, लेकिन वहां की भी जो लीडरशिप करप्ट हो, वो मुझे बता दें कि उसमें खुशहाली हो। देखिए, ये साथ साथ जाता है। उस वक्त क्या हुआ था मदीना की रियासत में? क्या उन्हें कोई सोना तेल मिल गया था? क्या हुआ था कि उनके पास कोई पैसे आ गए थे? कैसे वो ऊपर उठ गए थे? कोई उन्होंने कर्जे लिए थे? किस तरह उठे थे ऊपर? दुनिया के अजीम लीडर ने उनकी इखलाकियात उठा दी थी। सादिक और अमीन, एक कौम, उन्होंने हमें बताया, हमें कुरान में अल्लाह हुक्म करता है कि उनकी सुन्नत पे चलो। अल्लाह जब हमें कहता है उनकी सुन्नत पे चलो, क्या हम अल्लाह को कोई फायदा पहुंचा सकते हैं? हमारी बेहतरी के लिए कहता है। कुरान शरीफ में सब कुछ हमारी बेहतरी के लिए अल्लाह ने, ये तुम्हारे लिए बुक ऑफ गाइडेंस है हमेशा के लिए, और ये हमारी बेहतरी के लिए है। तो वो जब हमें कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलो, वो हमारी बेहतरी के लिए कहता है। और मैं, जिसने इस उम्र में सारी दुनिया देख लिया है, स्पीकर साहब, मैं आपको बताऊं, मुझे तकलीफ होती है देख के। जब मैं ये मगरबी मुल्कों में जाता हूं, स्कैंडिनेविया में, स्विट्जरलैंड में, आप वहां के अखलाकी स्टैंडर्ड्स देखें, उनकी मॉरल स्टैंडिंग्स देखें, शर्म आएगी आपको कि जो हमारे मुल्क में हो रहा है। और ये जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है, आपको अफसोस होगा कि हम वो किसकी उम्मत है, हम किसकी उम्मत हैं, किसके नाम पे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पे ये हमारा मुल्क बना था। और आज देखें, एक करप्ट आदमी, दुनिया में साबित किया हुआ करप्ट आदमी आसिफ जरदारी, दुनिया में उसके ऊपर लिखा हुआ कि मिस्टर 10%, मजमून लिखे हुए हैं, फिल्में बनी हुई हैं उसके ऊपर। और उस मुल्क में लोग कहें जी एक जरदारी सब पे भारी, क्या कि वो रिश्वत देता था इसलिए सब पे भारी हो गया? क्या ये है हमारा मुल्क? दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ यहां बैठे हुए हमारा लीडर नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ एक डाकू, मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है। सारे मुल्क के सामने हमें कैबिनेट में हमने 6 घंटे में बताया जी उसको ये भी बीमारी है, उसको ये भी बीमारी है, उसको ये भी बीमारी है, वो शायद वो जहाज पे भी ना चढ़ सके, वो शायद मर जाएगा। शीरीन के आंसू आ गए कैबिनेट में, और शीरीन के आंसू आने आसान काम नहीं है स्पीकर साहब। तो हमने उसको
जैसे वो जहाज पे चढ़ा, जैसे वहां गया, वो एकदम ही तब्दील। और आज वहां जाके तकरीरें कर रहा है, वहां बैठ के स्कीमें कर रहा है, वहां बैठ के प्लानिंग करके जी उसे इतना पैसा दो, उधर इधर पैसा खिलाओ। सारी इनकी एक कोशिश है, जब से हम 2.5 साल से हुकूमत आई है, ये सारे बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होके ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को कुर्सी का इतना शौक है कि इसके ऊपर इतना प्रेशर डालो कि ये जी हमें जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था ये भी दे देगा। जनरल मुशर्रफ, फौज उसके नीचे, अदलिया उसके कंट्रोल में सारी। मैं क्योंकि मैं इधर मेंबर पार्लियामेंट था तब, ऑपोजिशन ना होने के बराबर। जो ऑपोजिशन के अंदर जो मेन आदमी था फजल रहमान, वो उसके साथ मिला हुआ था, वो 2 नंबर हमेशा से था, राइट। और वो आदमी जिसके पीछे अमेरिका उनकी जंग लड़ रहा था, सब कुछ, वो इनके प्रेशर में आके इन दोनों को एनआरओ दिया। और इतना बड़ा इस मुल्क के ऊपर उसने जुर्म किया है। इन दोनों ने आके एनआरओ लेके दोनों हाथों से मुल्क लूटा। उसके बाद दोनों ने इस मुल्क के ऊपर 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया। स्पीकर साहब, 6,000 अरब से हमारा कर्जा जो टोटल लायबिलिटीज 30,000 अरब पे पहुंचा दी। आज हमारे ऊपर क्या मसला है? हमें ये कर्जों की किस्तें देते हुए बेचारे लोगों के ऊपर बोझ डालना पड़ता है। ये जो महंगाई है इसके बाद मैं भी बाद में बात करता हूं, लेकिन मैं पहले ये बात कंप्लीट कर लूं कि देखिए स्पीकर साहब, मैं ये 2.5 साल से तमाशे देख रहा हूं। यहां पहले दिन प्राइम मिनिस्टर बन के प्राइम मिनिस्टर तकरीर करने जा रहा है, खड़े होकर तकरीर नहीं करने दी। क्यों तकरीर नहीं करने दी? क्योंकि उनको पहले दिन से डर था कि ये हमारे जो करप्शन के केसेस ये माफ नहीं करेगा। करप्शन के केसेस हमने नहीं बनाए थे स्पीकर साहब, ये सारे इनके दौर के केसेस बने हुए इनके ऊपर। आपस में तो इनका मुकमुका था। अपना नैब का चेयरमैन आपस में मिलकर केसेस इनके बंद कर रहा है। अदलिया उस वक्त की अदलिया वो इनके हाथ में थी। इनको तो मसला ही कोई नहीं था। वहां $60 मिलियन आसिफ जरदारी का स्विट्जरलैंड में पड़ा हुआ है। वो जज कह रहा है कि वापस लेके आओ। वो यूसुफ रजा गिलानी जो यहां से सेनेटर बना है, वो पाकिस्तान का $60 मिलियन पड़ा हुआ है स्विट्जरलैंड में। वो जज कह रहा है कि वापस लेके आओ। वो कहते नहीं जी मैं नहीं खत लिखता। भाई आपके बाप का पैसा था, पाकिस्तानी कौम का पैसा था, उसके ऊपर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। वो ऐसे फिर है जिस तरह नेल्सन मंडेला कहीं डिस्क्वालीफाई हो गया। स्पीकर साहब, मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं तो इनको 30 साल से जानता हूं। देखें, जब तक हम इस मुल्क में अपनी अखलाकियात ठीक नहीं करेंगे, मॉरल स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं करेंगे, जब इस तरह के इलेक्शन होंगे कि खुल के पैसा चल रहा है और हम कहेंगे नहीं जी वो पटवारी क्यों पैसे लेता है, तो वो थानेदार क्यों पैसे लेता है, वो सरकारी नौकर, वो तो बेचारा जो निचला तबका है वो तो वाकई जिस तरह शेख रशीद ने कहा है, महंगाई जो बढ़ी है बेचारे लोगों की तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा। उनको हम कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ईमानदार बने। और ये जिनका इतना इनके पास पैसा है स्पीकर साहब, मैं आपको यकीन से कहता हूं इनको खुद नहीं पता कि इनका कितना पैसा बाहर पड़ा है। इतने 30 साल से चोरी कर रहे हैं ये पैसा, और 30 साल से पैसा चोरी करके अब इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान के ऊपर प्रेशर डालो सारे चोर मिलके कि जी कभी हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, कभी हम वो निकलाते हैं वो। आप सोचें फैटफ के ऊपर, अब फैटफ हमारी वजह से तो नहीं फैटफ पे हम ग्रे लिस्ट में आए, ये तो नून लीग के दौर में ग्रे लिस्ट में आए हैं। अब अगर फैटफ की ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान जाता है तो यहां सबको पता है कि सैंक्शंस लग जाएंगी। तो आगे मुश्किल से हमने इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया, मुश्किल से। अगर ब्लैक लिस्ट में जाता है तो इकोनॉमी सीधी नीचे। आज जो लोगों को मुश्किल पड़ी हुई है, और मुश्किल पड़ी हुई है हमारे लोगों को महंगाई की, उसकी वजह यह है कि हमारा रुपया जो था तकरीबन 107 रुपए का, आज 160 रुपए का। तो जब रुपया गिरता है तो सारी चीजें बाहर से महंगी हो जाती हैं, पेट्रोल, डीजल, बिजली।
अब बिजली की आधी बिजली उनसे बाकी डॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बिजली के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं। वो सब कुछ बाहर से, दालें महंगी, जो चीज बाहर से इंपोर्ट करते हैं, घी महंगा, सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। तो ये सोच लें कि अगर हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाएं, अगर हमारे ऊपर फैटिफ की सैंक्शंस लग जाती तो ये तो आप तो सोच ही नहीं सकते कि ये मुल्क में क्या हाल होना था। तो हम अपने मुल्क के लिए फैटिफ की रिक्वायरमेंट पर लेजिस्लेशन करवा रहे हैं, और इन्होंने जनाब इतना बड़ा वो जरा पकड़ा, इतना बड़ा वो ला दिया जी, इतना बड़ा जी, ये 34 शिक्के चेंज कर दे नैब में। अब नैब का फैटिफ से क्या ताल्लुक है? इन्होंने समझा क्या इमरान खान काबू आ गया, अब तो ये डर के फैटिफ की ब्लैक लिस्ट से अब तो जनाब हमें ये